Hi, my name is Dalvi. I teach IPPT for पेंट टेक्नोलॉजी के लिए। पेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। पेंट टेक्नोलॉजी ब्रांच है, उसके लिए IPPT सब्जेक्ट है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम उसमें पेंट और पॉलीमर के बारे में बेसिकली इसमें पढ़ते हैं, और हमें पेंट टेक्नोलॉजी में पेंट और पॉलीमर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो नाउ आपका जो अब की बार जो एग्ज़ाम है वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, और उसमें MCQ क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके MCQ क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं लेकर आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चंस आपके पेपर में ना आए तो कहना, ठीक है। हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। और एक चीज़ और, जितने भी IPPT में मैंने प्रीवियस लेक्चर डाले हैं उनको अच्छे से पढ़िए ना। आपकी कुछ शिकायत थी कि आप शायद थोड़ा सा हिंदी में लिख दीजिए, में आ जाएगा, तो मैं आपको हिंदी में भी थोड़ा लिखने की कोशिश किया हूँ, और आपको आशा है आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं। बैकेलाइट किसका एग्जाम्पल है? जो एक बैकेलाइट होता है, बैकेलाइट किस का एग्जाम्पल है? प्लास्टिक होती है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होती है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत बैकेलाइट आता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि बैकेलाइट किसका एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन डी दिख रहा होगा, थर्मोसेटिंग। इसका एग्जाम्पल होता है, इसका उदाहरण होता है डी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए प्लास्टिक के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको टिक कर पाओगे। तो नाउ आप अच्छे से पढ़िए, थ्योरी पोर्शन भी अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद MCQ क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। नाउ हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। निम्न पॉलीमर को इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगा होता है, एक मॉलिक्यूल्स ये है, एक मॉलिक्यूल्स ये है, तो इन दोनों के बीच में लगा होता है मॉलिक्यूल, ये है इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये फोर्स लगा होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब इसमें ये चीज़ कह रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना किस को, फाइबर को, प्लास्टिक को, इलास्टोमीटर को, इन तीन को इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पे लगाना है। तो सबसे पहले जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो आपके फाइबर के बीच में होता है। किसके बीच में? फाइबर के बीच में। उसके बाद प्लास्टिक में होता है, उसके बाद इलास्टोमीटर में होता है, इलास्टोमर में। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इलास्टोमीटर, फिर उसके बाद प्लास्टिक, फिर उसके बाद फाइबर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पर इनको हमें क्या अरेंज करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ब्यूना एस, आपको इस तरह से नाम लिखा होगा, ब्यूना एस में एस क्या प्रदर्शित करता है? आपको ब्यूना एस होता है, ब्यूना एस एक क्या है, ये पॉलीमर टाइप है, ठीक है, पॉलीमर है। तो जो एस क्या बताता है, वो स्टेरीन को बताता है। किसको बताता है? स्टेरीन को। तो इसमें यही पूछा गया है, जो एस है वो क्या प्रदर्शित करता है, वो स्टेरीन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? स्टेरीन को ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक अच्छे समझ में आ रहा होगा ना। हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे आपके पास इस तरह से कोई भी एक पॉलीमर का टाइप है, ये किसको प्रदर्शित करता है? जैसे सपोज करता हूँ मैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से बढ़ रहा था
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरह से, तो ये क्या कहलाता? पॉलीइथाइलिन कहलाता था, पॉलीइथाइलिन। तो बेसिक देखोगे तो ये किस टाइप का पॉलीमर होता है? तो एक प्रकार का ये होमोपॉलीमर होता है। कैसा पॉलीमर होता है? होमोपॉलीमर, जिसमें एक ही टाइप के हों सारे, तो वो किस टाइप का होता है? होमोपॉलीमर होता है। और समझ में आ गए होंगे ना। इसके बाद हम 5th क्वेश्चन की बात करेंगे। 4th क्वेश्चन तक समझ में आ गए होंगे। 5th क्वेश्चन में कह रहा है टेरिलैरेट एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। टेरिलैरेट को कंडेंसेशन पॉलीमर से प्राप्त किया जाता है, जो एथिलीन ग्लाइकोल से तथा और दूसरा क्या होता है? उससे प्राप्त किया जाता है। जब एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन डाईमेथिलीन ट्राइपेथिलेट से अब कराते हैं, तो आपका क्या बनता है? टेरिलेट बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल की डाईमेथिल ट्राइपेथिलेट से कराते हैं। ठीक है, इसमें हमारा ट्राइलेट बनता है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। जो नेचुरल रबड़ है इज अ पॉलीमर ऑफ। जो नेचुरल रबड़ हम पौधों से निकालते हैं वो क्या है, यानी किस टाइप के पॉलीमर है? तो वो आप बोल सकते हो, वो होता है आपका 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइईन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेचुरल रबर होता है वो 3-methyl 3-ब्यूटाडाइईन का नेचुरल रबर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 7 क्वेश्चन की बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको IPPT में अब करा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बार ज़रूर देख लीजिए जब आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, नाउ 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ नेचुरल रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? आपके पास में पेड़ पौधों से आप क्या निकालते हैं? रबर निकालते हैं, और रबर को आप सल्फर के साथ गर्म करेंगे, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस क्रिया को कहते हैं वल्कनाइजेशन, बल्कीकरण बोलते हैं जिसको। इसमें सल्फर को मिला देते हैं। इससे क्या होता है? इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह होती है उनमें चेंजिंग होता है। ठीक है, कैसे कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ में चेंजिंग होता है। टेंसाइल जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें चेंजिंग होता है। ठीक है, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है वो बात की बात है, लेकिन इस क्रिया को आप वल्कनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे आपने देखा होगा जो सल्फर अगर आप मिला देते हैं तो जो रबड़ होती है वो कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है ना। हम बात करते हैं कैसी हो जाती है सल्फर मिलाने पर? हार्ड हो जाती है। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। डेक्रोन निम्न में से किसका उदाहरण है? डेक्रोन पॉलीएमाइड है, पॉलीप्रोपीन है, पॉलीएक्रेलिनाइट्रिल है, या फिर पॉलीएस्टर है। तो जो डेक्रोन का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ये पॉलीएस्टर आता है, क्योंकि इसके बीच में ओ इस तरह से आता है। और ये किसका होता है? एस्टर ग्रुप होता है। तो बेसिकली ये पॉलीएस्टर होता है। क्या होता है? किसका उदाहरण होता है? पॉलीएस्टर का उदाहरण होता है डेक्रोन। ना 8 क्वेश्चन हो गए। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पॉलीमर क्रॉस लिंकेज टाइप का नहीं है? क्रॉस लिंकेज मतलब जिसमें क्रॉस लिंकेज होते हैं उस टाइप का नहीं है। तो देखो बेकिलाइट है, ये भी आपका क्रॉस लिंकेज है। मेलामाइन है,
ये भी क्रॉस लिंकेज है। वल्कनाइजेशन रबड़ होती है, इसमें सल्फर को मिला जाते हैं, ये भी क्रॉस लिंक होती है तभी बड़ी बनती है। लेकिन एक टेफ्लॉन है जो क्रॉस लिंकेज नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ना हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नायलॉन 66 को किस प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब आप सीटी में मैंने आपको नायलॉन 66 के बारे में पूरे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप देखना। और इसको किस विधि से प्राप्त किया जाता है, इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से प्राप्त किया जाता है। नाउ 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ 11th क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम जहाँ पर शब्द आ जाए इज नोन एज, तो ऐसे कैप्रोलैक्टम से आप क्या प्राप्त करते हैं, कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको जब नायलॉन 6 पढ़ाया है, नायलॉन 6 पढ़ाया है, तो वहाँ पता है कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, और कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, और इसको कैसे अचीव किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉन एज नायलॉन 6 सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कैप्रोलैक्टम, उसको क्या कहते हैं हम, नायलॉन 6 कहते हैं उस पॉलीमर को। ठीक है। नाउ 12th क्वेश्चन एंड इट इज लास्ट क्वेश्चन। और आपके समझ में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो बहुत अच्छे समझ में आएंगे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलीएथिलीन पॉलीमर है, उसको किस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है, वो प्रोसेस से किया जाता है, आपने देखा होगा CH2 तो इस तरह से बहुत सारे जुड़ जाते हैं, तो कौन सा होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ आपके जितने भी क्वेश्चंस मैंने IPPT में ये कराए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जितनी भी IPPT की सीरीज आएगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की आएगी, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। नाउ थैंक्स, और जितने भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो भी नया वीडियो पहुंचेगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपके नंबर अच्छे आए, आप किसी भी चीज़ में डिमोटिवेशन ना हो आपके लिए, आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है। नाउ थैंक यू। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी टाइप की। मैंने जितना भी इसमें लिखने वाला पोर्शन है हिंदी में वो मैंने बहुत लिखने की कोशिश की है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़।